छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ मौर्य काल, गुप्त काल और वाकाटक काल। छत्तीसगढ़ इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट होने का गर्व प्राप्त है। छत्तीसगढ़ भी मौर्य साम्राज्य का अंग था। अशोक ने केवल कलिंग प्रदेश को जीता था, शेष उसे उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। अशोक के शिलालेख छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, जो सूचित करते हैं कि यहाँ अशोक का राज्य भी रहा होगा। वह राज्य उसके दादा चंद्रगुप्त के समय से ही चला आ रहा होगा। छत्तीसगढ़ के ठठारी, अकलतरा, तारापुर आदि स्थानों से तांबा व चांदी के आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन पर मयूर का अंकन प्राप्त है। इतिहासकारों का मत है कि मयूर चिन्हित मुद्राओं का संबंध मौर्य शासन से था। 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का शासन प्रारंभ होता है और वह 236 ईसा पूर्व तक रहता है। अशोक भारतीय इतिहास का एक जगमगाता नक्षत्र था। उसने कलिंग विजय किया, जिसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। गोकुल प्रसाद पांडे ने कलिंग युद्ध में 1 लाख योद्धा, खेत और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इसमें से अधिक संख्या युद्ध के परिणाम स्वरूप अकाल, रोग में और अन्य विपत्तियों से पंचतत्व में विलीन हो गए। रायपुर जिले के तुतुरिया नामक स्थान में बौद्ध भिक्षुओं के विहार थे। ऐसा राय बहादुर हिलालाल लिखते हैं। यहाँ पर बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा भी तक विद्यमान है। बौद्ध धर्म मिट जाने पर भी इस स्थान पर अभी स्त्रियां ही पुजारी होती हैं। सरगुजा राजवाड़े में, जिसका पूर्व नाम झारखंड था, रामगढ़ नामक पर्वत है, जहाँ नाट्यशाला और गुफाएं हैं, जिनमें पाली अक्षरों में लेख खुदे हुए हैं, रंगीन चित्र खींचे हुए हैं। उसी लिपि में शक्ति राजवाड़े के दामोदर नामक प्राकृतिक कुंड में भी लेख है। तो इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? तारापुर, अकलतरा और मल्हार में, और शक्ति राजवाड़े के दामोदर में। मौर्यों के समय के 2 लेख सरगुजा जिला के लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ पहाड़ी के 2 गुफाओं में खुदे हुए हैं। इनके विषय न तो राजनीतिक है और न धार्मिक, किंतु ये किसी सुतनुका और देवदासी, सीता नामक देवदासी और देवदत्त के प्रेम की कहानी प्रेम करने वाले कलाकार से संबंधित है। जिन गुफाओं में ये लेख खुदे हैं, उनमें कुछ चित्र भी चित्रित हैं, जो प्रायः नष्ट हो चुके हैं। जोगी माड़ा और सीता बेंगरा इन गुफाओं के नाम है। सीता बेंगरा मौर्यकालीन नाट्यशाला है। भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला प्रतीत होती है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में यह बनी होगी, ऐसा मानना है, जो छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का परिचायक है। अशोक के और चंद्रगुप्त के नहीं, मगर मौर्यकालीन आहत सिक्के छत्तीसगढ़ के अकलतरा, ठठारी और बिलासपुर में प्राप्त हैं। बिलासपुर से मल्हार से प्राप्त हुए हैं। अकलतरा नामक स्थान से चांदी के 259 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठठारी से भी 253 चांदी के सिक्के मिलते हैं। तारापुर रायगढ़ से चांदी के 15 आहत सिक्के मिले हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक भागों में मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों का मिलना यह दर्शाता है कि उस काल में छत्तीसगढ़ में व्यापारिक वाणिज्य खूब उन्नति कर चुका था। अब है वाकाटक वंश। 2वीं सदी से 5वीं शताब्दी तक दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ कभी समकालीन वाकाटकों के हाथों में तो कभी गुप्तों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। उत्तर भारत में जहाँ पंजाब गुप्तों की तूती बोलती थी, वहीं दक्षिण भारत में वाकाटक से ही गर्जना करते थे। इन दोनों राजवंशों के अभिलेखों तथा मुद्राओं से इस अंचल के उनकी उपस्थिति अभी प्रभावित होती है। गुप्त वंश के महाराजाधिराज चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती का विवाह गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो प्रभावती का विवाह, चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। हरिवंश पुराण वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम को जाती है। विदर्भ वाकाटकों की सत्ता के अंतर्गत रहा होगा। हरिवंश पुराण वाकाटक सम्राट प्रवरसेन से की जाती है। पुराणों के अनुसार प्रवीर के 4 पुत्र थे। अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली दी गई है। प्रवरसेन के 4 पुत्रों का शासन विभिन्न अंगों में था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर विदर्भ वाकाटकों की ज्येष्ठ शाखा के अधिकार में था। गोदावरी के तट पर विस्तृत दक्षिण विदर्भ और वत्सगुल्म शाखा का शासन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति में लिखा है,
दक्षिण कोसल कभी वाकटकों तो कभी गुप्तों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। दक्षिण कोसल क्षेत्र का उल्लेख प्रतापी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में लेख में हुआ है। इस पर कोई तिथि दर्ज नहीं है। समुद्रगुप्त में कोई तिथि दर्ज नहीं है। इससे समुद्रगुप्त के उदय समय के भारत की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। लेख की 19वीं पंक्ति में मुमकिन है कौशलक महेंद्र महाकंतारक व्याघ्रराज कौशल कर्मष्टराज अर्थात कौशल के महेंद्र महाकंतार के व्याघ्र, केरल के मष्टराज कौरला कमष्टराज केरल के मष्टराज प्रभाती सभी दक्षिण नरेशों को पकड़ने तथा छोड़ देने के और उन पर अनुग्रह दिखाने फलस्वरूप उत्पन्न प्रताप से जिनकी महान समृद्धि बढ़ गई, ऐसा उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, या इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे कहते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित होकर भारतीय नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त द्वारा पराजित होकर दक्षिण कोसल कुछ समय तक उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रहा। गुप्तों के पश्चात यह क्षेत्र पुनः वाकाटकों के प्रभाव में आया। वाकाटक नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी को कौशल तथा मेकल का अधिपति बालाघाट ताम्रपत्र लिखा हुआ है। बस्तर अंचल का भवदत्त प्रतापी शासक था। उसने वाकाटकों को परास्त कर उनकी राजधानी से ताम्रपत्र जारी किया। नरेंद्र सेन ने इसका बदला लिया और नलों की राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पोड़गर शिलालेख से यह ज्ञात होता है। तो पोड़गर शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि नरेंद्र सेन ने नलों की राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वाकाटक नरेश हरिसेन के अजंता गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कौशल में कलिंग का कुछ भाग उस समय वाकाटकों के अधिकार में था। वाकाटक गुप्तों का यह संपर्क छत्तीसगढ़ के लिए हितकर नहीं रहा। यहाँ के स्थानीय शासकों ने इस संपर्क से कुछ लाभ उठाए। यहाँ के इतिहास, कला व संस्कृति का भी प्रभाव राजनीतिक प्रभाव से अधिक पड़ा। सरपुरी या नलवंशीय पांडुवंशीय शासकों ने अभिलेखों में वाकाटकों के समान पेट्टी का शीर्ष वाली ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। अब है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश नलवंश। वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में भी इनका वर्णन है। पौराणिक शासक नल के वंशजों को कौशल प्रदेश पर शासन रहा होगा। 350 ईस्वी में महाकांतार पर व्याघ्रराज के शासन होने का प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ये नल शासक पुष्करी के नल शासक के रूप में इतिहास में वर्णित हैं। इनकी राजधानी पुष्करी थी। वर्तमान बस्तर की सीमा से लगा पुष्करी नगर था। सबसे पहला है वराहराज। वराह नलवंश। डॉक्टर के झा के अनुसार वराहराज काल 400 से 440 था। श्री राम नेमा ने भी यही माना है। डॉक्टर पीएल मिश्रा 410 से 430 काल मानते हैं। कोंडागांव तहसील के एडेंगा गांव से वराहराज के 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मिरासी ने शास्त्र के अनुसार वराहराज को भवदत्त का पूर्वज माना है। वराहराज का काल दीर्घ रहा होगा। बड़ी संख्या में इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि वराहराज के राज्य में सुख और समृद्धि तथा एक स्वतंत्र शासक के रूप में बस्तर के शासन कर रहा था। वराहराज की इस समृद्धि के कारण पड़ोसी वाकाटकों का इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था। वाकाटक नरेश ने इसी कारण इस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया तथा मिरासी के अनुसार कुछ भूभाग पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। अब है नलवंशीय शासक भवदत्त बर्मन। किसी राजवंश का कोई ऐसा शासक होता है जिसकी प्रतिभा उपलब्धियों वंश के अन्य शासकों की प्रतिभा धूमिल हो जाती है। नल वंशीय इतिहास में ऐसा ही शासक भवदत्त वर्मन था, जिसकी चमक के आगे अन्य नलवंशीय शासकों की चमक धीमी पड़ गई। वराहराज का वह पुत्र राष्ट्रीय इतिहासकारों के केवल भवदत्त के बारे में सिक्कों से भवदत्त के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय वराहराज का वह पुत्र राष्ट्रीय इतिहासकारों ने केवल भवदत्त के बारे में सिक्कों से भवदत्त के बारे में जानकारी मिलती है। भवदत्त बर्मन ने गद्दी प्राप्त करने के पश्चात वाकाटक साम्राज्य पर आक्रमण किया
तथा तत्कालीन सम्राट नरेंद्र सेन को पराजित किया। तो भवदत्त वर्मन जो थे उन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित किया। भवदत्त ने वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन नादेड़ पर अधिकार कर लिया। नंदीवर्धन पर अधिकार किसने कर लिया? भवदत्त वर्मन ने। किस पर हमला किया? नरेंद्र सेन पर हमला किया। वाकाटक नरेंद्र सेन ने। और भवदत्त वर्मन जो था वो कौन से वंश का था? नल वंश का। भवदत्त का कार्यकाल 440 से 465 तक था। भवदत्त की विजय की प्रशंसा करते हुए सुंदरलाल त्रिपाठी ने लिखा है, वाकाटक नरेंद्र सेन को नल राजवंश द्वारा कठिन परिस्थितियों का सम्मुख होना पड़ा। नल नृपति भवदत्त वर्मन ने चक्रकूट में अपने राज्याधिकार का समारोहण करने के पश्चात वाकाटक राज्य केंद्र नंदीवर्धन तक प्रवेश में साफल्य प्राप्त की। अंत में नरेंद्र सेन को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। डॉक्टर पीयर मिश्रा के अनुसार महाराज भवदत्त वर्मन निश्चय ही महाप्रतापी शासक रहे होंगे। ठीक है, भवदत्त वर्मन विजयी रहा। उसने साम्राज्य के अंतर्गत बरार से लेकर कोरापुट तक भाग आता था। बरार से लेकर कोरापुट तक भाग भवदत्त वर्मन का शासन क्षेत्र था। इसका आधार भवदत्त के विजय के पश्चात गुप्तों की राजधानी प्रयाग जाना और वहां से दानपत्र जारी करना बताया गया है। इसका आधार अमरावती जिले के मोर्शी अंचल से प्राप्त भवदत्त का प्रमाण है। जो साम्राज्य बरार से लेकर कोरापुट तक का आता था, इसका आधार क्या है? अमरावती जिले के मोर्शी अंचल से प्राप्त भवदत्त का ताम्रपत्र है। भवदत्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। भवदत्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। इससे पता लगता है कि वह किसी का करद राजा नहीं था, वह स्वयं शक्ति संपन्न था। भवदत्त का शासनकाल मिश्रा 430 से मानते हैं। भवदत्त वर्मन के आराध्य देव भगवान शंकर थे। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। वह निश्चय ही महाप्रतापी, महाबलशाली और ऐश्वर्य युक्त रहा होगा। भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला इस अंचल का पहला शासक था। तो भवदत्त वर्मन पहला भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला शासक था। महाराज भट्टारक अर्थपति भवदत्त वर्मन, यह नाम उपाधि उसके नाम के साथ जुड़ी मिलती है। स्वर्ण मुद्रा प्रचलित कर उसने प्रसिद्धि प्राप्त की। महाराज अर्थपति हिंदू उत्तराधिकार के नियम के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति शासक बना। पिता के उत्तराधिकार में उसे एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ। बरार से लेकर उड़ीसा तक उसका राज्य फैला था। वाकाटकों पर विजय अभियान में अपने पिता की उसे भावी शासक के रूप में प्रशिक्षित किया। अर्थपति ने भी भट्टारक की उपाधि धारण की। तो पहले भट्टारक की उपाधि किसने धारण की? भवदत्त वर्मन ने। भवदत्त वर्मन ने महाराज की वो उपाधि धारण की थी। महाराज भट्टारक अर्थपति भवदत्त वर्मन, इनका नाम, उपाधि उसके साथ जुड़ी मिलती है। स्मरणीय है कि दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं की उपाधि भी भट्टारक होती थी। तो भट्टारक की उपाधि कहाँ से आई है? पल्लव राजाओं से। वाकाटक पर अपमान को भूले नहीं थे। जो भवदत्त वर्मन के दक्षिण भारत में शक्तिशाली वाकाटकों को परास्त किया था। तो भवदत्त ने क्या किया था? नरेंद्र सेन, वाकाटक राजा नरेंद्र सेन पर हमला किया था। उसकी राजधानी जो नंदीवर्धन थी उसको अपने कब्जे में ले लिया था, नंदीवर्धन को। तो वाकाटक राजा जो थे वो इस अपमान को नहीं भूले थे और मौके की तलाश में थे। और भवदत्त की जैसे ही मृत्यु हुई और ये तैयारी तेज हो गई, नरेंद्र सेन के पौत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने मौका देख नलों पर आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ कि पृथ्वीसेन द्वितीय, जो कि वाकाटक नरेंद्र सेन का पोता था, मौका देखकर जैसे ही भवदत्त वर्मन की मृत्यु हुई, नलों ने आक्रमण कर दिया। अर्थपति बुरी तरह से पराजित हुआ। वाकाटकों ने बदले की आग में नलों की राजधानी पुष्करी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। समय प्रतिकूल होने के कारण अर्थपति राजधानी की रक्षा नहीं कर पाया। डॉक्टर मिश्रा इसका आंशिक दोष उसके पिता को भी देते हैं। ठीक है, अब सिंहासनरोहण के 7वें वर्ष में अर्थपट्टी ने पुष्करी दानपत्र जारी किया था। इसके पश्चात ही वाकाटकों का आक्रमण हुआ था। केसरी वेड़ा अभिलेख में अर्थपट्टी को महेश्वर, महासेनापति, श्रेष्ठ राज्य विभव, त्रिपताका ध्वज, नल नृपति, कुलान्वय तथा महाराज भट्टारक आदि विरोधों से विभूषित किया गया है। पिता भवदत्त की भांति अर्थपति ने भी सोने के सिक्के जारी कर अपने ऐश्वर्यशाली होने का प्रमाण दिया। इनका शासनकाल 460 से 475 मानते हैं श्याम कुमार पांडे जी। पीएल मिश्रा 450 से 460 मानते हैं।
वाकाटकों से लड़ाई से में अर्थपति स्वयं वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। अब है स्कंदवर्मन। अर्थपति की मृत्यु के पश्चात उसका भाई स्कंदवर्मन पुष्करी की राजगद्दी पर बैठा और नलों की शक्ति को पुनः बढ़ाया, नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को फिर बसाया, गौरव दिलाया। डॉक्टर पांडे के अनुसार स्कंदवर्मा अर्थपति की अपेक्षा अधिक योग्य था। अपने राज्य को सुव्यवस्थित कर उसने वाकाटक पर आक्रमण किया। इस समय वाकाटकों की गद्दी पर पृथ्वीसेन की मृत्यु के पश्चात देवसेन बैठा था। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर स्कंदवर्मा ने विदर्भ में बहुत सारे भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। स्कंदवर्मन वाकाटकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। पुष्करी का पोड़ागढ़ बनने के संबंध में सुंदरलाल त्रिपाठी लिखा है, वाकाटक नरेश के नष्ट भ्रष्ट भस्मीभूत कर देने के पश्चात पुष्करी अथवा पुष्करगढ़ पोड़ागढ़ में परिवर्तित हो गया। चक्रकूट की आदिम जातियां विदग्ध शब्द के स्थान पर पोड़ा शब्द का व्यवहार करती हैं। डॉक्टर रामकुमार बिहार के अनुसार स्कंदवर्मा ने न केवल अपने राज्य को बनाए रखा वरन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। एक बार राज्य खोकर पुनः प्राप्त करना कठिन है। स्कंदवर्मा ने नलों के खोए हुए राज्य को वाकाटकों से पुनः प्राप्त कर प्रसिद्धि पाई। स्कंदवर्मा ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनाया। तो स्कंदवर्मा ने पुष्करी पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनाए। तो कहानी कैसे चल रही है? सबसे पहले क्या होता है कि भावदत्त वर्मन ने किस पर हमला किया? नरेंद्र सेन, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन और उसके नंदीवर्धन राजधानी को कब्जे में लिया। अब नरेंद्र सेन का जो पौत्र है पृथ्वीसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन का पौत्र पृथ्वीसेन द्वितीय जो है वो किस पर हमला कर दिया? अर्थपति भट्टारक। अब अर्थपति का जो भाई है स्कंदवर्मन, वो वाकाटक वंश जितने टाइम देवसेन राजा रहेगा उतने टाइम वो हमला करेगा। तो पृथ्वीसेन जो था उसने पुष्करी पर हमला किया। जैसे ही भावदत्त वर्मन मरा और पुष्करी को तहस नहस कर दिया। उसी पुष्करी को स्कंदवर्मन बसाया और पोड़ागढ़ या पुष्करी उससे फिर से बसाया और फिर वाकाटक नरेश देवसेन पर हमला कर दिया और उसके जो विदर्भ के कुछ हिस्सों को उन्होंने जीत लिया। स्कंदवर्मा ने ही पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया था। पोड़ागढ़ शिलालेख में नलों का पहला शिलालेख विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, इन पंक्तियों के साथ पोड़ागढ़ शिलालेख प्रारंभ होता है। देखा जाता है कि इस लेख से ज्ञात होता है कि भावदत्त का पुत्र है। शैव संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय का होना इसी लेख में है। तो स्कंदवर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रमाण में इसे देखा जाता है और इसमें लिखा गया है कि वह भावदत्त का पुत्र था और शैव संप्रदाय का होना खुद को वो लिखवा है। पश्चातवर्ती नल नरेश। स्कंदवर्मा के पश्चात उसका पुत्र नंदन राजा हुआ। उसकी शिक्षा की दीक्षा नालंदा में हुई। नंदन के पश्चात उसका पुत्र फिर उसका पौत्र पृथ्वीराज राजा हुआ। पृथ्वीराज का शासनकाल अनुमानतः 605 ईस्वी से 630 ईस्वी तक रहा। पृथ्वीराज का पुत्र विरूपाक्ष उसका पुत्र विलासतुंग हुआ, जिसमें राजिम का विष्णु मंदिर बनवाया। राजिम अभिलेख में विरूपाक्ष और पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है। विलासतुंग का एक पराक्रमी शासक था। उसने अपनी तलवार से शत्रुओं को पराजित किया। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण अलग अलग समय में हुआ है। संभावना है कि इस मंदिर का मंडप द्वार चारों कुलाओं का निर्माण विलासतुंग के समय हुआ हो। पुलकेशन द्वितीय प्रसिद्ध चालुक्य नरेश था। उसने भारत के हर्षवर्धन को परास्त किया। 609 से 642 ईस्वी तक उसका शासन था। ऐसा प्रतीत होता है कि नल उसकी अधीनता मानते थे। नलों के पश्चातवर्ती शासकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बस्तर कोरापुट अंचल में छिंदक नागवंशी शासकों का उदय होता है जो नलों के उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। वैसे बस्तर कोरापुट अंचल में नल नाग लड़ाई के कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है। फिर भी कहा जा सकता है कि नागों ने नलों के पराभव
के बाद ही इस अंचल में अपने नवीन साम्राज्य की स्थापना की। प्यारेलाल गुप्त ने भी लिखा है, नलवंश और नागवंश के बीच का काल ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लड़ाई में गुजरा, चढ़ाइयाँ होती रहीं और निर्माण की अपेक्षा विनाश अधिक हुआ। डॉक्टर बिहार लिखते हैं, प्राचीन बस्तर में शासन कर रहे नलवंशी शासक समय के साथ कमजोर होते गए, चाहे विजेता हो चाहे प्रजेता। युद्ध से नुकसान दोनों पक्षों को होता है। नलवंशी शासक जब शक्तिशाली थे तब वे आक्रमण करते और जब वे निर्बल हो गए तब उन पर आक्रमण होने लगे। इन आक्रमणों से नलों की शक्ति और क्षीण होती गई। इसके बाद है सरभपुरी राजवंश, इसको देखते हैं।